सुप्रभात बच्चों। आज प्रस्ताव का एक नया विषय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कि देश को कैसा नेता चाहिए। प्रस्ताव का विषय ये हो सकता है या ये भी हो सकता है कि हमें कैसा नेता चाहिए, देश को चाहिए या हमें यानी नागरिकों को कैसा नेता चाहिए या नेता को कैसा होना चाहिए या नेता में क्या गुण होने चाहिए। विषय में भले ही ये परिवर्तन दिखे, लेकिन वास्तव में इसमें आपको यही बताना है कि वास्तव में नेता क्या होता है और नेता को कैसा होना चाहिए, जिससे कि आपका देश उन्नति को प्राप्त हो, प्रगति की ओर जाए और जो भी हमारे देश में समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो सके। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि नेता कहते किसे हैं। नेता का अर्थ है आगे ले जाने वाला, अर्थात जो नेतृत्व करने की शक्ति रखता हो, जिसमें देश को आगे ले जाने की सामर्थ्य हो। तो नेता की परिभाषा क्या है कि जो नेतृत्व करने में समर्थ हो, जो देश को उन्नति की ओर ले जाता हो। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि नेता कहते किसे हैं। राजा और नीति, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध है। अब होता है कि क्या नेता और नीति, नैतिकता में कोई संबंध है? तो राजा और नीति, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध हमेशा से रहा है। रामायण काल में श्री राम ने अपने गुरुओं से राजनीति का मंत्र लिया था। उनके जो गुरु थे, पहले जो धर्म गुरु होते थे, वे राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाते थे। वे राजा के मुख्य सलाहकार भी होते थे। तो श्री राम ने अपने गुरुजनों से राजनीति की शिक्षा ली थी, उसका मंत्र लिया था, यानी कैसे राजनीति को, राज्य को कैसे चलाया जाए। महाभारत काल में विदुर नीति प्रसिद्ध थी। विदुर जो पांडव और कौरवों के जो वहाँ पे उसके चाचा लगते थे, यानी कहने का मतलब है पांडु जो थे, पांडु के जो पांडु के अपने पुत्रों के अलावा जो धृतराष्ट्र और विदुर, ये सभी जो है उसी खानदान के पुत्र थे। लेकिन दासी पुत्र होने के नाते विदुर को राज्य में बस नीतिकार बनकर रहना पड़ा। वे मंत्री बनकर रह सकते थे, राजा नहीं हो सकते थे। उस समय की नीति थी कि राजा का पुत्र ही राजा होता था। चूँकि विदुर दासी पुत्र थे, हालांकि वे भी कौरव और पांडव की तरह, यानी धृतराष्ट्र और पांडु की तरह उसी पिता की संतान थे, लेकिन इसके बावजूद दासी पुत्र होने के कारण उन्हें राज्य काज से संबंधित रहना पड़ा। वे राजा बनने की होड़ में शामिल नहीं हुए। तो वे भी जो है, उन्होंने अपनी विदुर बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने विदुर नीति नामक एक ग्रंथ लिखा और वह बहुत प्रसिद्ध थी, जहाँ राजनीति में पारंगत विदुर से सलाह ली जाती थी। बिना सलाह लिए उनसे कोई भी काम नहीं किया जाता था। और चंद्रगुप्त काल में तो राजनीति व कूटनीति एक दूसरे का पर्याय बन गई, जिससे आप जानते हैं कि इसमें चाणक्य का नाम सर्वोपरि है। चाणक्य ने राजनीति और कूटनीति को एक कर दिया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ चुनावों के द्वारा नेता का चुनाव किया जाता है। ये नेता सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में देश को सम्मान दिलाने का काम करते हैं और लोगों का मार्गदर्शन करते हैं।
इस प्रकार वे अपने कार्यों से अपना नाम इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षरों में लिखवा जाते हैं। ऐसे ही नेताओं में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और बताइए श्री लाल बहादुर शास्त्री आदि नेताओं का नाम लिया जा सकता है। गांधी जी तो देश के लिए एक दिव्य विभूति थे, जिनको एक आदर्श नेता के रूप में सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे संसार में ख्याति मिली। भारत के नेता के रूप में अगर उनकी नेता की बात आती है तो सबसे पहले जो विदेश में अगर जो नाम सबसे ऊपर आता है वह है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के नाम से इंडिया की पहचान बनती है। तो विश्व में उन्हें ख्याति मिली एक नेता के रूप में। उनके संबंध में ये पंक्तियां उनके व्यक्तित्व की छाप छोड़ने में समर्थ हैं कि समय का दिव्य झूला कभी कभी पृथ्वी की ओर झुक जाता है और अकस्मात ही किसी दिव्य विभूति को भूमि पर छोड़ जाता है। वह विभूति कालांतर में अपनी असाधारण प्रतिभा से विश्व को चमत्कृत कर देती है। ये गांधी जी के बारे में पूरा सटीक कोटेशन है कि ऐसी विभूति थे महात्मा गांधी जिनके कारण भारत की ख्याति पूरे संसार में फैल गई थी और गांधी के नाम से लोग भारत को पहचानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में भी हमें एक अद्भुत नेता मिला था, जिसके शासन काल में देश ने चहुमुखी प्रगति की। आज़ादी से पूर्व हमारे नेताओं ने जो भूमिका निभाई वह तो विश्व के सामने एक उदाहरण है। अपना स्वार्थ, सुख, चैन खोकर केवल भारत माँ को आज़ाद कराना ही उनका सपना था। ऐसे नेता हमारे देश में हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन्होंने अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया देश की आज़ादी के लिए। देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने न तो अपने सुखों की परवाह की, न उन्होंने अपनी जान की ही परवाह की, और वे बस देश को स्वतंत्र देखना चाहते थे। और उन्हीं के प्रयासों की वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। उन नेता वे सच्चे नेता थे जो देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर गए। तो उन नेताओं को हम कभी भी नहीं भूल सकते। पर देश आज़ाद हो गया। इतनी कुर्बानी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। अब लेकिन आज क्या स्थिति है? आज के हमारे नेता किस तरह की नैतिकता का अनुसरण कर रहे हैं? आज राजनीति में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, धूर्तता, मूर्खता, स्वार्थ, अन्याय और बेईमानी ने अपने पैर जमा लिए हैं। जनता के विश्वास पर खरे न उतरने वाले आज के अधिकतर नेता भ्रष्टाचार व घोटालों में आकंठ डूबे हुए हैं। उन्हें न देश की चिंता है न समाज की। वे तो कुर्सी हथियाने व अधिक से अधिक सुख जुटाने को ही राजनीति समझते हैं। कई घोटाले करके भी वे जनता के सामने चीख चीख कर स्वयं को बेदाग सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे स्वार्थी नेताओं ने देश की छवि को धूमिल किया है, साथ ही नेताओं के नाम पर कलंक के समान है। ऐसे नेता जो सत्ता में आते ही, सत्ताधारी होते ही वे घोटाले करना शुरू कर देते हैं, वे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसे नेताओं ने हमारे देश को बदनाम करके रख दिया है। न ये समाज के लिए उपयोगी है और न देश के लिए। आज अगर एक अयोग्य बेटा बार बार
परीक्षा में फेल होता है, तोड़ फोड़ करता है, हड़ताल करवाता है, तो उसके पिता शान से कहते हैं यह तो राजनीति में जाएगा। ये छवि बनी है राजनीति की कि लड़का अगर पढ़ता लिखता नहीं है और बहुत ज़ोर शोर से बोलता है, अपनी नाजायज बातें भी पूरी करवाने की कोशिश करता है, लड़ाई झगड़ा करता है और बहुत बातूनी है, बात से बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, तो पिता शान से कहता है कि मेरा बेटा और कुछ नहीं करेगा तो राजनीति तो है ही, वो राजनीति में चला जाएगा। उसमें एक नेता के सारे गुण मौजूद हैं। अब नेता के ऐसे गुण हैं कि गलत होते हुए भी अपने को सही साबित करने के लिए वह चीखे चिल्लाए। वह शिक्षा के क्षेत्र में भले ही अनुत्तीर्ण होता रहा हो, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, बस वह गुंडागर्दी में माहिर हो तो राजनीति में जाने के लायक उसे समझा जाता है। कितना कटु सत्य है यह कथन, क्योंकि आज हर अपराधी का एक ही सपना है, नेता बनना। हर अपराधी क्या बनना चाहता है? नेता बनना चाहता है। देश के चरित्रवान बुद्धिजीवियों को देश की बागडोर अपने हाथ में लेकर लोगों की इस मानसिकता को बदलना होगा। जो हमारे देश में बुद्धिजीवी हैं, जो काबिल हैं, जो योग्य हैं, वे तो राजनीति में जाना ही नहीं चाहते। राजनीति में जाना ही नहीं चाहते क्योंकि वे जानते हैं कि वहाँ रहकर कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, काजल की रेख लागी हैं पर लागी हैं। वे कहते हैं राजनीति तो कोयले की कोठरी है, काजल की कोठरी है, आप कितना भी बचाकर उसमें रहेंगे या चलेंगे, कालिख तो लगनी है। इसलिए बुद्धिजीवी और योग्य लोग वहाँ जाने से ही डरते हैं, कहते हैं नहीं, राजनीति से मेरी कोई रुचि नहीं है, हम राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और जितने ही अयोग्य हैं, जितने ही गुंडे टाइप के लोग हैं, जितने ही इस तरह के व्यक्ति हैं जो अनैतिक हैं, वे राजनीति में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन ये मानसिकता तो खतरनाक है, यह देश के लिए भी खतरनाक है और यह समाज के लिए भी खतरनाक है। इस केवल साफ सुथरी छवि वाले नेता ही जो देश हित सोचें, अपनी तिजोरियां न भरें, सदाचारी हो, देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में आएगा, जो अपनी तिजोरी भरना चाहेगा, जो विदेश यात्रा और विदेश के बैंकों में अकूत धन अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए जमा करने की इच्छा से राजनीति में आएगा, वह देश के लिए, समाज के लिए क्या करेगा, क्या कर सकता है? क्योंकि उसका स्वार्थ तो है बस पैसा, किसी तरह से पैसा आए और पैसे के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। जितनी भी गुंडागर्दी, खून, कत्ल, दंगे फसाद, वो सब कुछ करवाता है। वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी हद तक जा सकता है। ऐसे नेताओं की इस देश को ज़रूरत नहीं है, वह देश के लिए बड़े ही खतरनाक हैं। ये हमारे देश के जागरूक, चरित्रवान, प्रबुद्ध, योग्य लोगों को सोचना चाहिए कि वे राजनीति में आए। अगर वे राजनीति में रुचि नहीं लेंगे, अगर राजनीति में नहीं आएंगे, तो फिर राजनीति में ऐसे ही गुंडे मवालियों का बोलबाला रहेगा जो देश को और समाज को गर्त में ले जाएंगे। तो इसलिए ये दायित्व बनता है हमारे देश के पढ़े लिखे, काबिल और प्रबुद्ध लोगों का कि वे राजनीति में आएं, क्योंकि नेता का चरित्रवान होना सबसे पहला गुण है। ये माना जाना चाहिए
कि जो चरित्रवान है वही नेता बन सकता है। जिसका अपना कोई चरित्र ही नहीं है वह क्या नेता बनेगा? वो नेता की परिभाषा के अर्थ में आता ही नहीं है। इसलिए ये सोचना होगा कि जो चरित्रवान है वही नेता बने। वह पहला गुण है देश प्रेम की उदात्त भावना से पूर्ण, राष्ट्रीय एकता और प्रगति के लिए अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए जो अपने जीवन को देश पर न्यौछावर करने की कामना रखता हो वही नेता बनने का अधिकारी है। नेता बनने का अधिकारी वही है जो अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो। वह देश के बारे में सोचता हो। व्यक्तिगत स्वार्थ कभी भी उसके देश हित के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। ये बात सोचना चाहिए कि चरित्रवान व्यक्ति और देश के प्रति निष्ठावान ही सच्चा नेता है और उसको ही राजनीति में आना चाहिए। ऐसे नेता के नेतृत्व में ही भारत विश्व में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। जैसे कि हमारे प्राचीन काल के नेताओं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे जो ऐसे नेता हमारे हुए हैं जिन्होंने देश का नाम उज्जवल किया है संसार में। ऐसे नेता जो देश के प्रति समर्पित थे, ऐसे नेताओं की आवश्यकता है राजनीति में और देश में। यदि नेता ही निज स्वार्थ पूर्ति में लग जाएगा तो देश रसातल में पहुंच जाएगा। आज हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे चरित्रवान, सरल, सादगी की मूर्ति, भारतीयता का आईना, आडंबरहीन नेताओं की आवश्यकता है, जिनके गुणों को देखकर आज के नेताओं की तुलना करते हुए महादेवी वर्मा को भी कहना पड़ा, क्या आज वह सांचा टूट गया जिसमें ऐसे चरित्र ढलते थे। राजेंद्र प्रसाद पर जब उन्होंने निबंध लिखा तो उन्होंने कहा कि जिस ढांचे में, जिस सांचे में राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता ढलते हैं, लगता है कि वह ढांचा ही टूट गया है। क्यों? इसका मतलब क्या है कि अब ऐसे नेता, उनके जैसा नेता अब दिखाई नहीं देते हैं। अब भ्रष्टाचारी नेताओं, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, घोटलेबाज, दंगे फसाद कराने वाले, तमाम अपराधों की जड़ जो नेता है वही दिखाई देते हैं। तो जिसमें राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता बना करते थे, ढला करते थे, क्या वह सांचा टूट गया है कि ऐसे नेता अब दिखाई नहीं पड़ते हैं? क्या वह सांचा टूट गया है जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता ढला करते थे? ये चिंता का विषय है। ये कवित्री ने राजेंद्र प्रसाद के हवाले से कहा था, लेकिन हमारे जो भी ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने देश के नाम को उज्जवल किया है, उनके लिए भी यह उतना ही सटीक वाक्य है। इसलिए विधाता का चाक एक बार कुछ इस तरह घूमे कि सच्चरित्र, सत्यनिष्ठ, परोपकारी, देश प्रेमी, त्यागशील नेताओं की रचना हो, इसी की प्रार्थना हमें करनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि वास्तव में नेता कैसा होना चाहिए, किस तरह के नेता हमारे देश में हुए हैं और आज के नेता कैसे हैं। आज के नेताओं के बारे में आप पढ़ते रहते हैं, न्यूज़ में देखते रहते हैं कि कोई चारा घोटाला कराता है तो कोई तमाम तरह के घोटाले हैं। सभी यानी इतना पैसा पाने के बावजूद पता नहीं पैसे की कितनी भूख उनके अंदर है कि वे देश की जनता का खून चूसते हैं।
जनता के ऊपर टैक्स का भार बढ़ता जा रहा है, जनता कष्ट में है, जनता परेशानी में है, लेकिन नेताओं को इससे कुछ लेना देना नहीं है। वे जो है अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, जिसके कारण आज की जनता के सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया है। जब चुनाव का समय आता है तो सोचना पड़ता है कि हम अपना चुनाव हम किसे चुने, क्योंकि जिधर भी देखते हैं जो भी व्यक्ति खड़ा है, सब पर न जाने कितने अपराध का उसके ऊपर इल्जाम है, न जाने कितने अपराध वे कर चुके हैं। बड़े से बड़े अपराधी को भी टिकट मिल जाता है और वे चुनाव में खड़े हो जाते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने स्वार्थ के लिए वे जो है ऐसे लोगों को जो है उठाती हैं, अपने पार्टी में ले लेती हैं और उनको पार्टी चिन्ह देकर उन्हें चुनाव में उतार देती हैं, जिन पर न जाने कितने घोटाले, कितने अपराध, कितनी हत्या, कितने बलात्कार के केस होते हैं। जनता के सामने ये प्रश्न खड़ा होता है कि इसमें से किसे चुने, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक है। बहुत सारे प्रबुद्ध लोग वे मत देने ही नहीं जाते हैं कि किसे चुने, कोई भी नहीं है। एक भी ऐसा व्यक्ति इसमें नहीं है किसी भी पार्टी में जिसको वे वास्तव में जो बेदाग हो, जिससे उम्मीद हो कि वह देश के लिए ही जिएगा और मरेगा, जो देश की जनता के कल्याण के लिए बहुत कुछ करेगा। उन्हें डर है कि अगर ये सत्ता में आ गया तो न जाने क्या क्या करेगा। आजकल आप देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल है और किस किस तरह से अपने मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए, लुभाने के लिए राजनीतिक दल चालें चल रहे हैं। रिश्वत से लेकर जनता को, गरीब जनता को लुभाने की कोशिश की जाती है। तमाम भाषणबाजी, इतनी बड़ी बड़ी बातें। वे जो सत्ता में है और जो सत्ता में आना चाहते हैं, सभी अपने अपने कारनामों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि हास्यास्पद हो जाते हैं, क्योंकि जनता तो बेवकूफ़ नहीं है। जनता जानती है, जनता देख रही है कि वास्तव में आपकी असलियत क्या है, आप कितना जनता के लिए करते हैं या करेंगे। लेकिन जनता के सामने ये प्रश्न आ खड़ा होता है कि वास्तव में वो क्या करे, किसे मत दे। तो बस एक हल उसके सामने आता है, जो इनमें से सबसे कम भ्रष्टाचारी हो, क्योंकि सभी वही हैं, तो इनमें से सबसे कम कौन है, इसकी तलाश करते हैं। क्योंकि अपने बहुमूल्य मत को बेकार कैसे छोड़ दें। फिर प्रजातंत्र कैसे होगा, प्रजा का तंत्र कैसे बनेगा। वास्तव में क्या प्रजा का तंत्र बन पाता है? क्या वास्तव में जनता, प्रजा जिसे चुनती है, वह उस योग्य सिद्ध होता है जिस उम्मीद से जनता उसे चुनती है? सारी चीज़ें, सारी विकास की योजनाएं जो हैं कागज़ों पर दिखा देते हैं, आश्वासनों के द्वारा उसकी पूर्ति कर देते हैं, और जो है जनता फिर ठगी की ठगी रह जाती है। तो बच्चों, आपको ये सोचना है कि वास्तव में हमारा नेता कैसा होना चाहिए। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया आपको कि किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, और किस तरह के नेता को आप वरीयता देंगे, किस तरह के नेता की आप उम्मीद करते हैं। क्या आपके जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, क्या आपको नेता के रूप में देखना चाहते हैं? जो भी अच्छे माता पिता हैं
वे कभी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा नेता बने। वे बिल्कुल ही कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी में जाने की बात करते हैं। वे नहीं चाहते कि नेता बने, नेता के बाद वो राजनीति में उतरे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यह ऐसी दलदल है कि जिसमें फंस जाने पर व्यक्ति उबर नहीं पाता है। इसलिए वे अपने बच्चों को अपना करियर बनाने की सलाह देते हैं, राजनीति में जाने की। हाँ, जिनके बच्चे नहीं पढ़ते लिखते हैं, जो अन्य गतिविधियों में लीन रहते हैं, यानी दंगा फसाद, मारपीट, तो जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मतलब नहीं है, पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, ऐसों के माता पिता ये जरूर कहते हैं कि बेटा कुछ नहीं करेगा तो राजनीति में तो जाएगा, नेता बनेगा मेरा बेटा। और उन्हें प्रसन्नता होती है इस बात की कि चलिए कुछ नहीं करेगा तो नेता तो बन ही जाएगा। यानी लगता है कि जो किसी लायक नहीं है, जो कुछ भी नहीं कर सकता है, वह नेता बनेगा। ये नेता की जो छवि है इस तरह धूमिल हो गई है, इस तरह उसका क्षरण हुआ है, किस तरह से कि नेता जो हमारे यहाँ मिसाल होते थे, नयति ले जाता है समाज को, देश को ऊपर की ओर, उन्नति की ओर। लेकिन देश को उन्नति की ओर, समाज को उन्नति की ओर वही तो ले जा सकता है जिसका अपना चरित्र हो। संस्कृत में एक श्लोक है जिसका भावार्थ है कि धन नष्ट हो जाए, बल भी नष्ट हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन चरित्र नष्ट न हो। क्योंकि चरित्र नष्ट हो गया तो समझिए सब कुछ नष्ट हो गया। यही चरित्र क्या है? नैतिकता। चरित्र को कुछ लोग बस ये मान लेते हैं कि अफेयर्स जो चलाते हैं उन चरित्रहीन है। नहीं, झूठ बोलना, कपट करना, छल करना, ठगना, चोरी, बेईमानी, ठगी, सब कुछ चरित्रहीनता है। सिर्फ जो है ऐसे स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर चरित्रहीनता नहीं कही जा सकती। चरित्र जो है संपूर्ण व्यक्तित्व के गुणों को द्योतित करता है। हमारे अंदर जो भी गुण हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, अगर हम अच्छे मनुष्य नहीं हैं, अगर हम किसी को मरता देखकर हमारे अंदर कोई संवेदना नहीं होती है, अगर हम दंगे फसाद कराकर उसमें लाखों लोगों को मरते हुए देख सकते हैं, तो उससे बड़ा चरित्रहीन कोई नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति में नैतिकता नहीं, मानवता नहीं, मनुष्यता नहीं, वह जो है सबसे बड़ा चरित्रहीन है। चरित्र एक बहुत विस्तृत शब्द है। बेईमान, हर क्षेत्र में बेईमानी करने वाला व्यक्ति यदि एक निष्ठ पत्नीव्रत या पतिव्रत स्त्री हो तो क्या आप उसे चरित्रवान मानेंगे? नहीं, क्योंकि चरित्र जो है एक बहुत ही बड़ा शब्द है जिसमें आपके वे सारे गुण आ जाते हैं जो मनुष्य के लिए जरूरी है। उसमें नैतिकता होनी चाहिए, मनुष्य के प्रति दया होनी चाहिए, सबके हित को लेकर चलना चाहिए। ये सारी बातें भी चरित्र के अंदर आती हैं। चरित्रवान वही है जो जिसके अंदर शील है, जिसके अंदर जो है सौहार्द है, जो शांति प्रेमी है, जो मनुष्यता के लिए और समाज के लिए, संसार के लिए अच्छा करने के बारे में सोचता है, वह चरित्रवान है। तो हमारे नेता को भी ऐसा ही होना चाहिए। हमें ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो कि देश को, समाज को उन्नति की ओर ले जाए, मिसाल कायम करे। आज जब हम गांधी का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक मिसाल कायम हो जाता है। आप जानते हैं
कि अपने व्यक्तिगत सुखों की तिलांजलि दे दी। वे आराम से देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कुछ भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई भी पद स्वीकार नहीं किया। वे अपना कपड़ा जो है सूत खुद काटते थे, उस सूत से कपड़े बनवाते थे, अपना बर्तन खुद धोते थे, अपना टॉयलेट खुद साफ करते थे, अपनी बकरी से खुद दूध निकालते थे। ये कर्मनिष्ठ थे। उनका जीवन जो है त्याग और बलिदान की बहुत बड़ी मिसाल है। ऐसे नेता नहीं थे। उनका जीवन और उनका व्यक्तित्व अपने आप में एक मिसाल बन गया, जिसका अनुकरण करने को जी चाहता है। क्या एक भ्रष्टाचारी का अनुकरण करने की इच्छा आपको होगी? क्या एक दुराचारी, एक भ्रष्टाचारी, एक रिश्वतखोर, एक झूठ फरेब बोलने वाले, धोखा देने वाले ऐसे व्यक्ति का अनुकरण आप करना चाहेंगे? जनता करना चाहेगी? क्या ऐसे नेता हमारे आदर्श बन सकते हैं? कतई नहीं। हमारे आदर्श वही हो सकते हैं जो कि देश और समाज को सही दिशा की ओर ले जाते। क्यों राम राज्य की कल्पना गांधी जी करते हैं? राम भगवान थे और उनका राज्य था इसलिए नहीं। राम राज्य में क्या ऐसी खास बात थी कि गांधी जी भी राम राज्य का सपना देखते थे? जा सुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, सो नृप वह राजा अवश्य रहता है नरक अधिकारी। वो नरक में रहता है, वो नरक का भागीदार है। राम के राज्य में इस तरह से जनता सुखी थी, प्रजा सुखी थी, हर तरह से सुखी थी। इसलिए गांधी जी राम राज्य की बात करते हैं कि ऐसा राम राज्य हमारे देश में होना चाहिए जहां की प्रजा सुखी हो। कोई अभाव नहीं है राम के राज्य में, कोई असुविधा नहीं है, कोई चोरी चकारी नहीं होती है, कोई हिंसा नहीं है। राम का राज्य इसलिए महत्वपूर्ण है। इसलिए गांधी जी राम राज्य के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नेता भी ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए आदर्श हो, मिसाल हो, जिसका अनुसरण करने के लिए सभी मजबूर हो जाएं। ऐसा नेता हमें चाहिए। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर इस तरह से संबंधित प्रस्ताव आते हैं तो आप अपनी तरफ से अपनी इच्छा और अपनी रुचि और के अनुसार आप उस प्रस्ताव को लिखेंगे। जो विचार मैंने व्यक्त किए वो मेरे अपने विचार हैं, आपके अपने भी विचार हो सकते हैं, आप उसमें कुछ जोड़ घटा सकते हैं। तो बच्चों, ये प्रस्ताव का विषय था, और इस प्रस्ताव को आप अपने ग्रामर की कॉपी में, अपने व्याकरण की कॉपी में अवश्य लिखेंगे कि देश को कैसा नेता चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर हम अगले सत्र में मिलते हैं।